मेरी माँ सिंगल मदर है। मैंने बचपन से आज 20 वर्ष की उम्र तक केवल उनको ही देखा और जाना है। वो एक सुंदर, सबल, आधुनिक, सिद्धांतवादी, साहसी महिला के रूप में मेरे मन में बसी थी। मेरे लिए माँ के वाक्य ब्रह्म वाक्य थे। उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वास्तव में कोई कमी थी ही नहीं। आधुनिक सुख सुविधा से सुसज्जित फ्लैट जिसमें 3 रूम थे। माँ की अच्छी सैलरी थी। वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। मेरे पालन पोषण के लिए मेरे पिता से भी हमें एक मुश्त धन मिलता था। उन्होंने मेरी माँ को उस समय छोड़ दिया था जब मैं 3 वर्ष का था। उनकी एक बेहद धुंधली सी आकृति मेरे जहन में थी। एक दुबला पतला लंबा सा व्यक्ति। रोहन, नाश्ता खाना सब बना दिया है। नाश्ता करके कोचिंग चले जाना, वहां से आकर खाना खाकर आराम करना और घर पर ही रहना। मैं देर से आऊंगी। कब तक आएंगी आप? 9 बजे तक आ जाऊंगी। तुम कहीं घूमने मत निकल जाना। माँ पास आई। देखो रोहन, तुम्हें ग्रेजुएशन पूरी करके नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अरे, नौकरी कहीं रखी है क्या मम्मी? मैं हंसा। तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना होगा। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लंबी प्रतीक्षा करूं। तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करना मम्मी। अभी तो मैं केवल 20 वर्ष का हूं। मेरे पास बहस करने के लिए समय नहीं है। 2 महीने के बाद तुम 21 वर्ष के हो जाओगे। तुम्हारी नौकरी और शादी, बस मैं केवल 2 ही बात सोचती हूँ। पिछले 16 वर्ष से नितांत अकेली मैं किस तरह से एक दुधमुहे बच्चे को लेकर इस संसार में संघर्ष करती आई हूँ, ये केवल मैं ही जानती हूँ। तलाक के बाद तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए कोई अपेक्षा करना व्यर्थ है। मम्मी का कंठ भर आया और मैं सचेत हो गया। मैं तुम्हारी परिस्थिति से भली भांति अवगत हूँ माँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम अपनी सहायता करो बेटा, मेरी नहीं। वो हल्के से बुदबुदाई और बैग उठाकर बाहर निकल गई। मिसेस खुशी शर्मा, मेरी माँ, आज भी युवा और आधुनिका थी। अच्छे पाश्चात्य वस्त्रों, मेकअप और लेटेस्ट केस विन्यास में वो बेहद सुंदर लगती थी। यदि उन्होंने जीवन साथी के रूप में किसी को पसंद कर रखा है तो मैं कभी उनके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। स्त्री का अपना एक व्यक्तिगत जीवन है जिसे वो हर किसी से नहीं बांटती है। मैंने सोचा और मुझे लगा भी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं उठकर अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। रात में माँ देर से घर लौटी। नीचे से उनके हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने झांक कर देखा। वो दीप अंकल के साथ खड़ी थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें प्रफुल्लित और बेफिक्र देखा। दीप अंकल उन्हें अपनी कार से छोड़कर चले गए। वो मम्मी के अच्छे मित्र थे। यदि वो दोनों साथ जीवन यापन करते तो मुझे कोई आपत्ति ना थी। मम्मी क्यों एक ऐसे व्यक्ति के लिए ताउम्र अकेली रहे जो उन्हें मझधार में छोड़कर चला गया। मैंने सोचा और लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। माँ अंदर आ गई थी। रोहन, कैसा बीता दिन? उन्होंने मुझे लिपटा लिया। अच्छा रहा, आप बताइए। ठीक ठाक था। अरे, ये सब तुम क्या कर रही हो? आपकी मुश्किल आसान कर रहा हूँ माँ। देखिए, मैंने छोले चावल बनाए हैं, साथ में बूंदी वाला रायता। अरे वाह, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन मैं तो खाना खाकर आई हूँ। ओह, लेकिन आपने बताया ही नहीं। मैं निरुत्साहित हो गया था। सॉरी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल इसे खा लूंगी। मैं अकेले खाना खाते हुए गुनगुनाती प्रसन्न मम्मी को देखता रहा। मम्मी दीप अंकल के साथ घूमकर लौटने के बाद प्रसन्न रहती थी। मेरे लिए मम्मी क्यों अकेली रहे? उन्हें भी खुश रहने, सजने संवरने और जीवन के अन्य आनंदों का भागीदार होने का पूरा हक है। क्यों एक अकेली स्त्री को बच्चों, परिवार के कारण अपने व्यक्तिगत प्रसन्नता से समझौता करना पड़ता है? हर वक्त उससे ही क्यों एक त्यागमयी नारी बनने की अपेक्षा की जाती है? मैं मम्मी के बारे में अक्सर सोचता कि किस प्रकार उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दी जा सके। यद्यपि वो किसी भी प्रकार से पीड़ित, शोषित ना थी। आर्थिक रूप से हम समृद्ध थे, मन मर्जी के मालिक थे। मम्मी ने भी कई प्रकार के किटी क्लब व सामाजिक संस्थाओं से स्वयं को जोड़ रखा था। फिर वो बिंदास थी। दीप अंकल के साथ बिना संकोच के घूमती फिरती थी, किंतु फिर भी वो अकेली थी।
एक दिन उनका मूड अच्छा देखकर मैंने कहा, मम्मी, आप अकेले ही सारे दायित्व का निर्वाह करती हैं। क्या ऐसा संभव नहीं कि आप एक से दो हो जाएं? ये तुम क्या कह रही हो? वो चौंक गई। क्यों? इसमें कैसी शर्म? यदि पुरुष तलाक के बाद दूसरी शादी करने को स्वतंत्र है तो स्त्री क्यों नहीं? मम्मी कुछ देर मुझे नजरों से तौलती रही, फिर बोली, तुम दीप के बारे में तो नहीं कह रहे हो? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा था। मैं आपके अकेलेपन के साथी की बात कह रहा था। तुम बड़े हो गए हो, अपने ढंग से सोचते हो, लेकिन बेटा, इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मैं ऐसी ही हूं। लेकिन क्यों? आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो विवाह क्यों नहीं कर सकते? रोहन, तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैर पर खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी चिंता छोड़ो। लेकिन क्यों? बताइए ना मम्मी। मम्मी कुछ क्षण विचित्र निगाहों से मुझे ताकती रही, फिर बोली, यदि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मुझे इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा और मासिक 50,000 की निर्वाह राशि भी नहीं मिलेगी। मम्मी चुनौतीपूर्ण अंदाज से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को भांपती रही, किंतु मेरे चुप रहने पर अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। उस दिन के बाद मम्मी मुझसे खुल गई। दीप अंकल के बारे में बेबाकी से बातें करने लगी। कभी कभी उनके साथ दूसरे शहर की यात्रा भी कराती। उनका हमारे घर में दखल बढ़ने लगा, किंतु मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे लिए माँ का सुख संतोष ही सबसे बड़ी बात थी। फिर मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया। रात दिन कठिन परिश्रम किया और लगन पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट गया। दोस्तों और मनोरंजन को दरकिनार किया, मौज मस्ती से एक निश्चित दूरी बना ली और अंततः मैं सफल हुआ। मैंने मात्र 5 वर्ष के अंदर ही ग्रेजुएशन करके कोचिंग के द्वारा बैंकिंग के कई एग्जाम दिए और राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। माँ बेहद उदास थी। मेरी पैकिंग करते करते मुझे तरह तरह के निर्देश दे रही थी। मैं आधी बातें सुन रहा था, आधी नहीं। रोमांचित था, उत्साह से लबरेज था। अपने पैर पर खड़ा होने का आनंद ही कुछ और था। आज रात की ट्रेन थी। मम्मी भी साथ आना चाह रही थी, किंतु घर स्कूल का भी दायित्व था। उन्हें मना कर दिया। शुरू में सप्ताह भर होटल में रहने की योजना थी, फिर बैंक कर्मियों के सहयोग से किराए का घर लेता या पेइंग गेस्ट बन जाता। कुछ जरूरी सामान खरीदकर घर में प्रवेश किया तो माँ की आवाज़ कान में पड़ी। वो अंकल से कह रही थी, जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा भयभीत थी वो सब कुछ होने जा रहा है। वो उसी शहर में जा रहा है जहाँ उसके पिता रहते हैं। अरे खुशी, उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, न मोहल्ले कॉलोनी की जानकारी है। तुम बेवजह डर रही हो। फिर भी कभी कहीं उनसे भेंट हो जाए तो पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? रोहन की अपने पिता में कोई रुचि नहीं है, अन्यथा तुमसे उनके बारे में पूछता जरूर। क्या पता, खून उबाल मारता है दीप। मैंने ज्यादा नहीं सुना, खासकर अंदर आ गया। मुझे देखकर उन्होंने दूसरी बात शुरू कर दी। पहले विषय पर पूर्ण विराम लग गया था, किंतु मेरे मन में खलबली मच गई। पापा लखनऊ में रहते हैं। वर्षों पुरानी एक विस्मृत तस्वीर जहन में कौंध गई। बेचैनी सी होने लगी। रात में जब मम्मी मेरे रास्ते के लिए खाना बना रही थी, तब चाबी लेकर मैंने चुपके से उनकी अलमारी खोली। लॉकर में उन स्थानों की छानबीन की जहां मम्मी अपने पेपर्स रखती थी। थोड़ी मुश्किल के बाद पिता की फोटो, फोन नंबर, पता सब मिल गया। मैंने तुरंत उसे जेब के हवाले किया। अचानक एक पेपर पर मेरी नजर अटक गई और मैं हतप्रभ रह गया। वो मम्मी और दीप अंकल की कोर्ट मैरिज की प्रतिलिपि थी। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था कि तभी मम्मी आ गई। मेरे हाथ से चाबी लेकर बोली, अलमारी क्यों खोली तुमने? वो मेरी नई वाइट वाली शर्ट नहीं मिल रही माँ। मैंने जल्दी से बहाना बनाया। तुम्हारी अटैची में ऊपर ही रख दी है मैंने। अच्छा देखता हूँ। मैंने पलटकर जाते देखा। मम्मी अपने कागज पत्र सजोकर रख रही थी। फिर उन्होंने अलमारी बंद कर दी। स्टेशन पर मम्मी सुबकने लगी। मैं पहली बार उनसे अलग होकर कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें समझाया। ट्रेन चल पड़ी। रोती माँ को दीप अंकल ने अपनी बाहों का सहारा दिया और उन्हें ले जाकर स्टेशन के बाहर चल पड़ी। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। मैं निश्चिंत होकर टेक लगाकर बैठ गया। मम्मी अकेले ना थी, लेकिन अंतर्मन में कुछ दरक सा गया।
अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मुझसे छुपा कर रखी। लखनऊ ब्रिटिश ऐतिहासिक इमारतों वाला गोमती नदी के बीच बसा पारंपरिक नगर है। केसर बाग स्थित होटल बहुत महंगा नहीं था। मैं बैंक आने लगा, लोग अच्छे थे। सप्ताह भर में फ्लैट मिल जाने का आश्वासन भी मिल गया था। रात में प्रतिदिन मम्मी घंटों मुझसे बात करती, दिन भर का ब्यौरा लेती। मैं उनसे बात करते करते सो जाता। आज पहला संडे था। मुझे देर तक सोने की आदत नहीं थी, किंतु मेरी आंखें देर से खुली। चाय पीते पीते मैंने वो पेपर्स निकाले जो मम्मी की अलमारी से मैंने चुराए थे। पता देखा और पिता की तस्वीर देखने लगा। दुबले पतले प्रभावहीन व्यक्ति जो किसी भी रूप में मेरी सुंदर माँ के योग्य नहीं थे, किंतु उन्होंने एक छोटे से बच्चे के साथ उन्हें घर से निकाल दिया, उन्हें तलाक दे दिया। मेरी माँ बेसहारा पुत्र के साथ न्याय की आस में संघर्ष करती रही और अंत में कोर्ट के द्वारा बच्चे की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता और एक फ्लैट मिला। माँ को भी ठौर मिल गया। बाद में वो भी नौकरी करने लगी। जिंदगी ठिकाने लग गई। मुझे इनसे मिलना होगा, वर्षों पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं बुदबुदाया, नहा धोकर नाश्ता किया और टैक्सी करके तिवारीगंज की ओर चल पड़ा। ठीक स्थान पर पहुंच गया। पुराने पारंपरिक ढंग से बने मकान कतार से खड़े थे। वो एक पुराना आलीशान बंगला था, लेकिन रख रखाव के अभाव में फिरदीर सा हो चला था। वर्षों रंग रोगन का मुंह न देखने वाला बंगला बेतरतीब से उगे पौधों और वृक्ष वाले एक घने बगीचे से घिरा था। मुझे विचित्र अनुभूति हो रही थी। मैंने साहस करके बेल बजा दी। आज संडे है, जरूर सभी घर पर होंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर पर कौन कौन है। जरूर मम्मी से संबंध विच्छेद के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली होगी। कई मिनट के बाद दरवाजा खुला। सामने पापा ही थे, लंबे दुबले पतले, कुछ उदासीन से लग रहे थे। शेप बड़ी हुई थी, पजामा कुर्ता पहने थे। वो कहीं से भी मेरी सुंदर माँ के समकक्ष नहीं लग रहे थे। कौन हो तुम? पापा के चेहरे पर जिज्ञासा उभरी। मैं रोहन, श्रीमती खुशी शर्मा का बेटा। अरे रोहन! पापा मेरे गाल पर हाथ चलाते हुए नम आंखों से बोले, कितना बड़ा हो गया है तू। फंटूस बुलाता था मैं तुम्हें। अंदर आओ। एक वीरान चेहरे पर बाहर आ गई। माँ देखो, फंटूस आया है। मैं अंदर आ गया। घर में सब कुछ था, लेकिन गृह स्वामिनी की उदासीनता से सब बिखरा और असंयोजित था। पापा जैसी दुबली पतली दादी भी थी। व्हील चेयर पर बैठे दादाजी के भी दर्शन हुए। मैंने सबके पैर छुए। सब मुझे देखकर बहुत खुश थे, किंतु बेजान से थे। घर, वातावरण, घर के सदस्य के चेहरे पर स्थायी वीरानी छाई थी। मैंने इधर उधर देखते प्रश्न किया, और कौन कौन है दादी? बेटा, हम 3 ही हैं घर में। माँ को छोड़ने के बाद पापा ने दूसरी शादी नहीं की। मैंने पापा की ओर देखकर कहा। मेरे स्वर में तल्खी थी। नहीं, किंतु मैंने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा। माँ, आप फंटूस के पास बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। पापा किचन में चले गए। 2 जोड़ी वृद्ध असहाय एकटक देखती आंखें, वो निगाहें जैसे मेरी आत्मा में उतरी जा रही थी। मुझे बेचैनी सी हुई। अचानक दादी ने पूछा, तुम्हें खुशी ने यहाँ आने से नहीं रोका? दादी, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। कैसी है वो, और तुम क्या कर रहे हो? वर्षों बाद तुम्हें देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई। तुम्हारे दादाजी लकवा के शिकार हैं, ठीक से बोल नहीं पाते। हम सब ने तुमसे मिलने की आस ही छोड़ दी थी। दादी, मुझे बैंक में जॉब मिल गई है, यहीं आपके शहर में। माँ ने बहुत कष्ट उठाए, अकेले मुझे पाला पोसा अपने साहस सामर्थ्य से। आप सबने भी तो कोई खोज खबर ही नहीं ली। वैसे मम्मी ठीक है। दादी चुपचाप मुझे देखती रही और फिर बोली, बहू ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि तुम्हारे पिता यदि तुमसे मिलने की कोशिश भी करेंगे तो वो उन पर केस कर देगी। क्यों? मैं व्याकुल हो गया। तुम्हारी माँ ने कोर्ट से इजाजत ले रखी थी। उसने तुम्हारे पिता को खतरनाक मानसिक रोगी और हिंसक बताया था। उसने बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को मानसिक शारीरिक रूप से भयंकर प्रताड़ना देते हैं। उसने डॉक्टर दीप द्वारा बनाई झूठी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज की थी, जिसमें तुम्हारे पिता की शारीरिक मानसिक दशा का वर्णन है। दादी अनवरत बोल रही थी। दादी, आप ये सब क्या मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मेरी माँ का चरित्र हनन कर रही हैं।
मैं क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? सब सच है। तुम्हारी माँ ने केवल फ्लैट और रुपयों के लिए मेरे सीधे साधे पुत्र से शादी की थी। उसका डॉक्टर दीप से विवाह पूर्व का रिश्ता था। रूप रंग में सीधे साधे मेरे बेटे से उसकी पटरी नहीं बैठी। वो उसे रास नहीं आया, सो झूठी कहानियां गढ़कर उसने तुम्हारे पिता से संबंध विच्छेद कर लिया। तुम्हारे भरण पोषण के लिए मोटी रकम और फ्लैट का आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा। मैं पूर्ववत व्यग्र था। दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का ऐसा भय तुम्हारी माँ ने मेरे डरपोक बेटे को दिखाया कि वो वैसा ही करता गया जैसा वो कहती गई। मैं निःशब्द बैठा रह गया। आज 20,000 रुपए में तुम्हारे पिता हम पति पत्नी का पालन पोषण कर रहे हैं। स्वयं खाना बनाता है, खिलाता है, नौकरी करता है, सामान दवा आदि लाता है। हमारे दायित्व के कारण ना कहीं आता है ना जाता है, ना मित्रों को घर बुलाता है। कारावास की सजा भुगत रहा है तुम्हारा बाप, ना किए गए अपराध का दंड झेल रहा है। दादी धीरे धीरे सचकने लगी ताकि पापा उन्हें सुन ना ले। मैं हतप्रभ सा बैठा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं दादी को दिलासा देता। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया क्योंकि तुम्हारे पिता अपने मुंह से तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। दादी ने वार्तालाप में पूर्ण विराम लगाया क्योंकि पापा ट्रे में खाने का बहुत सारा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। माँ की आंखों के आंसू देखकर उन्हें डांटा। पिता को अपने हाथ से कॉफी ब्रेड बटर खिलाया। उनका मुंह पोंछा और जुट गए मुझे प्यार से खिलाने में। मिठाइयाँ, पकौड़ियाँ, पापड़, चिप्स और भी जाने क्या क्या। मैं आंखों में आंसू भरे सब खाता रहा। पेट भर गया तब भी। बहुत देर के बाद मैं आने के लिए उठा। बारी बारी से सबके मैंने पैर छुए। वो निःशब्द आंखों से मुझे आशीर्वाद देते रहे। मैं बोला, पापा मैं यहीं आके रहूँगा आप सबके साथ। शाम को ही होटल से मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। पर बेटा तुम्हारी माँ इसका विरोध करेंगी, नाराज होगी, हम फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे। पापा बोले, कुछ नहीं होगा पापा, आप निश्चिंत रहें। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक जाने किस भावना की वशीभूत होकर मैं उनसे लिपट गया। उन्होंने भी मुझे अपनी बाहों में भेज लिया। भरे मन से मैं वहां से लौटा और सामान पैक करते हुए मैंने कई निर्णय किए। दूसरे दिन एक कार बुक करके सामान लेकर पापा के पास जाने ही वाला था कि तभी मम्मी का फोन आ गया। रोहन, तुमने आज फोन नहीं किया? हाँ, मैं व्यस्त था, सुबह पापा से मिलने गया था। क्या? तुम्हें उनके घर का पता कैसे चला? तुमने मुझसे पूछे बिना वहां जाने का साहस कैसे किया? मम्मी चीख पड़ी। वो क्रोधित थी। वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए, आपने इतने वर्ष कितनी बातें मुझसे छुपा के रखी। उन पर आप शोषण प्रताड़ना का आरोप लगाती रही। मुझे बताया कि पापा ने आपको तलाक दिया, जबकि इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। ये सब कहानी तुम्हें किसने सुनाई रोहन? ये सब झूठ है। तो सच क्या है बताइए ना मम्मी। क्या आप और दीप अंकल विवाह पूर्व एक दूसरे के नजदीकी मित्र ना थे? पापा से शादी के बाद आपको लगा कि इतने सीधे साधारण व्यक्ति के साथ आपका गुजारा संभव नहीं, तो आपने संबंध विच्छेद के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए। फ्लैट और निर्वाह राशि के लिए कोर्ट में आवेदन किया। सब कुछ आपकी योजना अनुसार हुआ। बस गड़बड़ यह हुआ कि सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हें झूठी मनगढ़ंत बातें बताई गई हैं रोहन। झूठ सच का फर्क कर सकता हूँ माँ। पापा ने अपने मुंह से एक शब्द आपके विरुद्ध नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ जान गया हूँ। आपने अंकल से चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली क्योंकि इस रिश्ते को जग जाहिर करने पर आपको तलाक की अनुबंध राशि न मिलती। उधर सन्नाटा छा गया। मम्मी एक बारगी चुप हो गई। खैर छोड़िए मम्मी, आप अंकल के साथ सुखपूर्वक रहिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटे का फर्ज जरूर निभाऊंगा, किंतु अभी मैं पापा के पास जा रहा हूँ। उनको, मेरे वृद्ध बीमार दादा दादी को मेरी जरूरत है। रोहन, तुम इस तरह से मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो बेटा। आप अकेली कहाँ हैं? अंकल है ना आपके साथ? मैं भी आता रहूंगा, माँ है आप मेरी। रोहन, याद रखना, मैंने कोर्ट से तुम्हारी कस्टडी ली थी, जिसमें तुम्हारे पिता से तुम्हारी एक निश्चित दूरी तय थी। तुम्हें पाने के लिए पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। तुम्हारे पिता मुश्किल में पड़ जाएंगे। मम्मी, आप मुझे धमकी दे रही हैं। याद रखिएगा,
मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता हूँ। कोर्ट में आपके फरेब का पर्दाफाश कर सकता हूँ। उस ओर पुनः खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद मम्मी की सिसकियों की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, मुझसे भूल हो गई है बेटा, मुझे माफ़ कर दो, लौट आओ। आऊँगा मम्मी, लेकिन पिता के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। पापा अब आपको निर्वाह राशि कभी नहीं भेज पाएंगे। बहुत आर्थिक कष्ट उठाया है उन्होंने। उनके बोझ को कम करने जा रहा हूँ। आपको और दीप अंकल को नए जीवन की शुभकामनाएं, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। कैब आ गई थी। सारा सामान लादकर मैंने फ़ोन से पापा को सूचित किया। पापा, मैं आ रहा हूँ। रात का खाना हम सब लोग साथ खाएंगे। आओ बेटा, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पापा ने उत्फल स्वर में कहा। मैंने फ़ोन काट दिया। मेरे चेहरे पर संतोषपूर्ण मुस्कुराहट फैल गई। दिल में फैली धोखे की कालिमा को छाटने की पूरी तैयारी कर ली थी मैंने। पापा की छाँव में मेरा भविष्य अब मेरी राह देख रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।